गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल मैंने आप लोगों को आर्गुमेंट के बारे में बतलाया था और मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी कुछ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बोला था कि मैं आज आप लोगों को डिडक्टिव रीजनिंग और एनालॉगस रीजनिंग जो आर्गुमेंट में मैं यूज में लाता हूं उसकी मैं चर्चा करूंगा और मैं दो जजमेंट के सहारे मैं उसकी चर्चा करूंगा कि कैसे वह डिड्यूस किया जाता है कंक्लूजन पर और कैसे जज को कन्विंस किया जाता है या फिर कैसे जज जो है वो डिड्यूस करते हैं कंक्लूजन पर आते हैं। मैं उस सारी चीज़ों की चर्चा आज करने जा रहा हूँ। दूसरा एनालॉगस रीजनिंग है कि जहाँ पर एविडेंस कुछ इस ढंग से हो कि जो निर्णय लेना मुश्किल हो, ठीक है, वहां पर किस ढंग से आप कन्विंस कर सकते हैं जज को। और ये नॉर्मली आता है अपील के केस में, ठीक है ना। अपील में जब आप बहस करते हैं तो वहां पर ये सारी चीजें चली आती है। तो मैं दो केस की चर्चा करने जा रहा हूँ, एक तो सुप्रीम कोर्ट का और दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट का। तो मैं आप लोगों को बतला रहा था कि डिडक्टिव रीजनिंग और एनालॉगस रीजनिंग के बारे में जो आर्गुमेंट में मैं यूज करता हूँ और नॉर्मली यूज करते हैं लोग, लेकिन उसको थ्योरी के रूप में न देखकर उसी रूप में ही बहस तो किया ही जाता है। तो मैं जजमेंट पर आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है क्रिमिनल अपील का, वो 2021 का ही है ये जजमेंट। दोनों दोनों अभी लेटेस्ट ही जजमेंट है। यह है उमेश चंद्रा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का। इसमें टीआई परेड पर ही सारा कुछ बेस किया गया है। कोरोबोरेटिव एविडेंस है, सेक्शन 9 ऑफ द एविडेंस एक्ट में इसकी चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति, ठीक है ना, यदि मान लीजिए कोई क्राइम कर कर भाग गया और किसी ने उसे देखा है, कोई क्राइम कर कर भाग गया और किसी ने उसे देखा है, लेकिन वो नाम नहीं जानता है उसे, वो देखने पर पहचान सकता है, तब ऐसी स्थिति में जब वो गवाह के रूप में सामने आता है तो वो रिक्वेस्ट करता है और ये कहता है कि मैं व्यक्ति को देखूंगा तब मैं पहचान लूंगा। तो ऐसी स्थिति में प्रोसिक्यूशन जो है उसको टीआई परेड करवाती है, ठीक है ना, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाती है, जिसमें उसको पहचानवाया जाता है कि आपने जिस व्यक्ति को देखा था क्या वह यही व्यक्ति है अथवा यह व्यक्ति नहीं है। और टीआई परेड जो है वो जब कस्टडी में ही लोग होता है उस समय किया जाता है, ठीक है ना। कस्टडी में क्या है, सेक्शन 9 ऑफ द एविडेंस एक्ट में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। इसको एविडेंस के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन टीआई परेड, एक बात आप जान ले, आप बराबर पेपर में भी आप लोग पढ़ते होंगे टीआई परेड के बारे में, तो टीआई परेड जो है वह सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं है, वो कोरोबोरेटिव एविडेंस हो सकता है। कोरोबोरेटिव एविडेंस का मतलब है कि जो मेन एविडेंस है और उसके साथ यदि आप उसको लिंक कर कर देख रहे हैं और वह लिंक में वो फिट बैठ रहा है तो उसको हम कोरोबोरेटिव एविडेंस के नाम से जानते हैं, अर्थात वह कोरोबोरेट करता है जाकर, ठीक है ना, कोरोबोरेटिव एविडेंस वह है, तो उसको उस रूप में उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इन लोगों के ऊपर जो उमेश चंद्रा एंड अदर्स जो लोग थे उन लोगों के ऊपर आरोप एलिगेशन था 395 और 397 का, मतलब कि डकैती का जो आरोप इन लोगों के ऊपर लगाया गया था। तो यह जो आरोप लगाया गया था तो और वे लोग वहां से भाग खड़े हुए जब जब उन लोगों ने क्राइम किया, किसी के घर में उन लोगों ने क्राइम किया, जो हुकुमचंद नामक व्यक्ति थे जिनके घर में क्राइम किया इन लोगों ने। और बाद में हुकुमचंद की तो मृत्यु हो गई, या लोगों को जब सजा हुई और वे लोग जब अपील में गए तो हुकुमचंद की तो मृत्यु हो गई। उनका जो एक नाबालिग बच्चा था उस समय वह 13 साल का था, उसने उन व्यक्तियों को शायद देखा था तभी टीआई परेड करवाया गया, शायद की बात मैं नहीं करूंगा, तो टीआई परेड उससे ही करवाया गया था। तो उसने उससे पहचान की थी, ठीक है। अब क्या था डिसीजन मैं यह बताता हूँ, फिर कैसे यहाँ पर रिड्यूस किया जाता है चीजों को, कैसे कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है, मैं यह भी आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा एक केस है बॉम्बे हाई कोर्ट का, यह पॉक्सो एक्ट का केस है, रेप का केस और पॉक्सो एक्ट का केस है। और ये जनार्दन पांडुरंग कापसे जो अपलेंट है, ठीक है ना, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यह भी लेटेस्ट ही केस है, ठीक है ना, 2021 का ही केस है यह भी। इसमें इसके ऊपर 376, 354 और पॉक्सो एक्ट की धारा जो लगाई गई है 4 और 8 की धारा लगाई गई। इसके ऊपर 5 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप है। फिर मैं एक चीज आपको बतला दूं कि इसमें दोनों केस में रिहाई हो गई है,
दोनों के दोनों केस में रिहाई हो गई है। अब रिहाई कैसे हुई यह आपको जानना जरूरी है, और वहीं पर आप जो रीजनिंग लगाते हैं उसकी चर्चा मैं यहाँ पर करूंगा। जो रीजनिंग आप लगाएंगे बात के दौरान उसकी चर्चा मैं करूंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ उमेश चंद्रा एंड अदर्स के केस पर, ठीक है, और तब मैं उसमें आप लोग को स्टेप वाइज समझाऊंगा कैसे इसमें ओरिजिनिंग को लगाया गया है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि उमेश चंद्र का जो केस था उसने वर्सेस उत्तराखंड का, उसमें हुकुम चंद के घर में, ठीक है ना, हुकुम चंद नामक एक व्यक्ति थे, उनके घर में डकैती की, ठीक है, और सामान लूट कर ले गए। और यह समय था रात के 8 बजे, ठीक है ना, यह बहुत लेट भी नहीं था, रात के 8 बजे समय था। ये लोग दूसरे रूम में टीवी देख रहे थे, इन लोगों ने डकैती की और वह वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन उन्हें लोगों के द्वारा देखा गया। और उसके बाद इन लोगों ने एक केस फाइल किया, डकैती का केस फाइल किया, अननोन के खिलाफ इन लोगों ने केस फाइल किया। लेकिन जब केस फाइल किया तो पुलिस एक्टिव हुई, और पुलिस एक्टिव होकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर ली। जब ये लोग कहीं पर चेक नाके से क्रॉस कर रहे थे वहां पर गिरफ्तार कर ली, और इन लोगों के पास से, ठीक है ना, जो डकैती का सामान था वह बरामद भी हो गया। मेक इट ए पॉइंट, बहुत बड़ा एविडेंस है कि जो सीजर हुआ है वह उनके पास से जो डकैती का सामान था वो बरामद हो गया, ठीक है। कुछ सामान बरामद हुए जिसके बारे में कहा गया कि यह डकैती का सामान है। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों के ऊपर केस चला, और केस चलने के बाद इन लोगों को सजा हो गई। और जब सजा हुई इन लोगों को तब ये लोग अपील में गए, ठीक है, और अपील में भी सजा को बहाल रखा गया, वे लोग को सजा को बहाल ही रखा गया। और इसी दौरान मैं आपको बता दूं, ये लोग जब सजा हो गई वहां से भी बहाल रखा गया तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। और सुप्रीम कोर्ट जब चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को बहुत ध्यान से सुना, और यह देखा कि सामान तो बरामद इनके पास से हुआ है, और जो जो एविडेंस थे उसको देखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वकील का बहस सुनने के बाद इन लोगों को रिहा कर दिया। अब कैसे रिहा किया यह बहुत इंटरेस्टिंग है, यहीं पर हम डिडक्टिव रीजनिंग और एनालॉगस रीजनिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो जो वकील ने बहस किया वो बहस क्या किया, पहले तो यह कि पहले टीआई परेड में हुआ क्या था। टीआई परेड जो हुआ तो टीआई परेड चौथे 4 बार टीआई परेड हुआ, ठीक है ना, 4 बार टीआई परेड हुआ। और 4 बार के बाद उसके हुकुम चंद के बेटे ने जो उस समय 13 साल का था वह उसको पहचाना और बोला कि यह वही व्यक्ति था, ठीक है ना। चौथे बार के बाद 3 बार में वह कंफ्यूजन में था, और चौथे बार में वह पहचाना और बोला यह वही व्यक्ति था, ठीक है ना, जिसने हमारे घर में डकैती की थी। अब पहला तो एविडेंस यह हो गया, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि जो टीआई परेड का जो एविडेंस होता है वो एविडेंस होता है कोरोबोरेटिव, वो सब्सटेंटिव नहीं होता है। दूसरा था एविडेंस कि उनके पास से सामान बरामद हुआ था, उनके पास से सामान बरामद हुआ था। अब जो सामान बरामद हुआ था तो वहां पर सीजर लिस्ट तैयार होता है, ठीक है ना, सीजर लिस्ट तैयार होता है, लेकिन सीजर लिस्ट की कॉपी नहीं लगी हुई थी चार्जशीट के साथ। दो चीज जान लीजिए, सीजर लिस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और सीजर लिस्ट जो है वो सब्सटेंटिव एविडेंस माना जाता है, ठीक है ना, सीजर लिस्ट जो है वो सब्सटेंटिव एविडेंस माना जाता है, ठीक है, जो मेन एविडेंस है वो माना जाता है। सीजर लिस्ट की कॉपी नहीं थी, और इन दोनों चीजों को ही लोअर कोर्ट ने इग्नोर किया था, और इन दोनों चीजों को हाई कोर्ट ने भी इग्नोर किया था, ठीक है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट जो भी है, वह बात करता है किस चीज की, लॉ पॉइंट की बात करता है, ठीक है ना। वो एविडेंस को भी वह चीजों को फिर से इंटरप्रेट करता है, हाई कोर्ट भी इंटरप्रेट करता है, लोअर कोर्ट ने जो निर्णय दिया है तो हाई कोर्ट भी उसको इंटरप्रेट करता है एविडेंस को, और सुप्रीम कोर्ट भी इंटरप्रेट करता है। क्यों करता है इंटरप्रेट, क्योंकि जब मान लीजिए किसी व्यक्ति को सजा दी गई, सजा देने के क्रम में कुछ एविडेंस को इग्नोर कर दिया गया, ठीक है ना, और कुछ एविडेंस को हाईलाइट कर दिया गया। अब यहां पर दोनों जगह क्या हुआ था,
मैं आ रहा हूँ डिड्यूस डिडक्टिव रीजनिंग पर। अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर मेन एविडेंस जो था, सब्सटेंटिव एविडेंस जो था, सीजर लिस्ट, और सीजर लिस्ट मिसिंग था, लेकिन उसको इन लोगों ने इग्नोर किया। उन्होंने जो चार्जशीट जो पुलिस फाइल की थी उसके आधार पर ही इन लोगों ने सजा सुना दी। पहले ही बतला चुका हूँ, कुछ ऑफेंस जो होते हैं वो बहुत ही सीरियस ऑफेंस होते हैं, ठीक है ना, जैसे डकैती का है, रेप का है, ये सीरियस ऑफेंस होते हैं और यह माना जाता है कि सोची समझी साजिश के तहत यह किया गया, जहां पर बेल मिलने की भी संभावना कम होती है और रिहाई की भी संभावना थोड़ी कम होती है। लेकिन मर्डर केस में इसकी संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि क्योंकि वहां पर स्पर ऑफ द मोमेंट में भी यह हो सकता है। तो यहाँ पर यह तो बहुत सीरियस ऑफेंस था, ठीक है ना। जब 395 और 397 की बात आ रही तो सीरियस ऑफेंस था। तो लोअर कोर्ट नॉर्मली रिस्क नहीं लेता है, ठीक है। लोअर कोर्ट जो है वो नॉर्मली रिस्क नहीं लेता, क्योंकि उसके ऊपर तलवार लटकी रहती है हाई कोर्ट की, और बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां पर थोड़ा सा गलत निर्णय के चलते नौकरी लोगों की चली गई है। अभी आपने देखा होगा बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक जज की नौकरी, एक जज जो थे उनकी नौकरी कंफर्म नहीं हुई, ठीक है ना। उनका कंफर्म होना था लेकिन वो कंफर्म नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि जो पॉक्सो एक्ट है उसमें स्किन टू स्किन यदि टच नहीं हुआ है तो उसको हम ये नहीं मानते हैं कि यह कोई बहुत बड़ा क्राइम है। तो जिसके चलते एक लेडी जज थी जिनकी नौकरी चली गई। तो आप लोअर कोर्ट तो डरा रहता है, हाई कोर्ट में जब कंफर्म जज है तब तो हटाना मुश्किल है, इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है। नहीं कंफर्म नहीं है तो हाई सुप्रीम कोर्ट कंफर्म नहीं करेगा और आप हट जाएंगे। लेकिन लोअर कोर्ट में तो ऐसा नहीं है। लोअर कोर्ट में एक भी गलत कुछ हो गया तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट तुरंत ही टर्मिनेट कर देता है। तो यहाँ पर रिस्क तो नहीं लेते हैं, और ये सीरियस मामला है। 395 397 का मामला जो है वह सीरियस है, तो वहां रिस्क बिना लिए हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कन्विक्शन कर दिया। जब कन्विक्शन कर दिया तो मामला चला गया हाई कोर्ट में। जो तो उमेश चंद्रा थे वो चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी बिना कुछ चीज किसी चीज को इंटरप्रेट किए हुए, जो लोअर कोर्ट का डिसीजन था, जो जो तो उसकी वर्डिक्ट थी, और उसको ही उन लोगों ने इंडोर्स कर दिया। उन लोगों ने ज्यादा इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं की। तब ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में वकील ने कहा कि जिस एविडेंस पर बेस कर सजा हुई है, ठीक है ना। पहले तो उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्स है केस का वह इसको समझ लिया जाए। सबसे पहले वहां पर उन लोगों ने फैक्ट्स को सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि डकैती की गई, ठीक है ना, एलिगेशन है कि डकैती की गई, और यह 8 बजे रात का समय था और उस रूम में कोई भी नहीं था, और वे लोग निकल कर चले गए, वे लोग भाग गए, ठीक है ना, वे लोग भाग गए और उन लोगों को किसी ने नहीं देखा, और लोगों को पता भी नहीं था कि किसने डकैती किया है। यदि किसने डकैती किया है कहा होता तो एफआईआर में तो नाम होता। तो पहला इन्होंने डिड्यूस क्या किया, डिडक्टिव रीजनिंग लगाया कि एफआईआर में तो उनका नाम नहीं है। और दूसरा उन्होंने लॉजिक यह दिया कि जब लोगों ने देखा ही नहीं, टीआई परेड का औचित्य क्या है, जब लोगों ने देखा ही नहीं, दूसरे रूम में बैठकर वे लोग टीवी देख रहे थे, तो फिर लॉजिक क्या है टीआई परेड का, और टीआई परेड कितना सही हो सकता है। और उसमें उन लोगों ने दूसरा लॉजिक कह दिया कि जिस जिस बच्चे ने टीआई परेड में कंफर्म किया है वह 13 साल का था जिस समय में यह घटना घटी। 13 साल का था उस समय घटना घटी, और उसने 4 बार के बाद जाकर, ठीक है ना, कंफर्म किया वह यही व्यक्ति था। तो यह कैसे मान लिया जाए कि वो जो सही बोल रहा है और उसने सही पहचान किया है, क्योंकि एक तो लोगों ने देखा नहीं, ठीक है ना, एक तो लोगों ने देखा नहीं, और दूसरी बात है क्योंकि वो दूसरे रूम में बैठे हुए थे, और दूसरी बात यह है कि जिससे टीआई परेड करवाया गया वो उस समय 13 साल का था, और उस समय वो अभी रूम में नहीं था। सिर्फ यह कहा गया कि वो पासिंग रेफरेंस में उसने देखा है, और टीआई परेड में कितना कंफ्यूजन था कि वह 4 बार के बाद ही कंफर्म कर पाया कि वह यही व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने इसको डिडक्टिव रीजनिंग लगाकर इसको माइनस किया। अब उसके बाद वकील ने यह कहा
कि यह जो टीआई परेड का जो एविडेंस दिया जा रहा है वो कोरोबोरेटिव एविडेंस है, ठीक है ना, वो कोरोबोरेटिव एविडेंस है। मेन एविडेंस क्या हो सकता है? सीजर, लेकिन सीजर लिस्ट जो है, मेमो ऑफ द सीजर जो है वो तो है ही नहीं। मेमो ऑफ द सीजर का क्या मतलब होता है कि मेमो ऑफ द सीजर होता है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है किसी सामान के साथ, ठीक है ना, तो सामान का जो लिस्ट तैयार किया जाता है उस पर लोगों का हस्ताक्षर किया जाता है, जो 2 गवाहों का हस्ताक्षर होता है और जिस व्यक्ति से सीज किया गया है उसका हस्ताक्षर होता है, और जिसने उन लोगों को इसको सीज किया है उसका हस्ताक्षर होता है। तो यह तो इंपॉर्टेंट होगा ना। चार्जशीट तो मान लीजिए फाइल कर दिया गया, चार्जशीट तो पुलिस लिख रही है, ठीक है, तो उसके उसमें सबूत क्या है, उसका आप एविडेंस क्या दे रहे हैं, ये तो क्वेश्चन आता है। तो वहां पर यह बोला गया कि मेमो ऑफ द सीजर तो है ही नहीं, और बिना मेमो ऑफ द सीजर के ये कैसे मान लिया जाए, बिना मेमो ऑफ द सीजर के कैसे मान लिया जाए कि जो सीजर हुआ है वो सही है। दूसरी चीज है कि कैसे मान लिया जाए कि जो चार्जशीट सबमिट किया गया है वो सही है। तो इसने क्या कर दिया, पूरे के पूरे एलिगेशन को अपने डिडक्टिव रीजनिंग से 0 पर ले आया। अब यहाँ पर आप देखेंगे एनालॉगस रीजनिंग कहाँ लगाया गया था, जहां पर कंफ्यूजन था टीआई परेड में। टीआई परेड में एक तो जो यह कहा गया कि देखकर पहचान लिया है, उन्होंने कहां पर लगाया अपना रीजनिंग है कि वो कितने कितने साल का था वह बच्चा जब वो एक घटना घटी थी, 13 साल का था, वो उस रूम में था ही नहीं। और तीसरा ये रीजनिंग लगाया गया, बहुत सिमिलर चल रहा है सारा चीज, देखिएगा, ठीक है ना, जिसके आधार पर कन्विक्शन हो गया है। कहा कि 4 बार के बाद 3 बार तक कंफ्यूजन था और चौथी बार में जाकर वह पहचाना है, ठीक है। तो यहाँ पर यह रीजनिंग भी जो एनालॉगस रीजनिंग लगाया गया, वहां पर यह तर्क दिया गया। पहला तो डिड्यूस कर लाया गया कि कोई घटना ऐसी जो है वह मेरे क्लाइंट के द्वारा की ही नहीं गई। दूसरा चीज कहाँ पर कंफ्यूजन है उसको सामने लाया गया, और इस पर ही उन लोगों ने बहस किया। प्रोसिक्यूशन के सामने बोलने को इस पर कुछ था ही नहीं, सिर्फ वो टीआई परेड की बात कर रहे थे, लेकिन टीआई परेड को तो डिफेंस लॉयर ने सीधे उड़ा दिया था। वो बात कर रहे थे चार्जशीट की, तो चार्जशीट में मेमो ऑफ द सीजर था ही नहीं, उसको उसने उड़ा दिया, ठीक है ना, उसने उसको उड़ा दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने चारा क्या था? सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या रिहाई के अलावा कोई चारा था क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर उन दोनों को एक्विटल उन लोगों का कर दिया, ठीक है ना। एक बात और भी आप जान लीजिए कि कोर्ट जो भी निर्णय लेती है, तो आप जो है कोर्ट ऑफिसर हैं और आप कोर्ट को असिस्ट करते हैं, ठीक है ना, आप कोर्ट को असिस्ट करते हैं। कोर्ट को आपको कैसे इन्फ्लुएंस करना है इस चीज को आपको देखना है, कौन से एविडेंस को हम कैसे अपने बहस के दौरान डिडक्टिव रीजनिंग लगाएं और एनालॉगस रीजनिंग लगाएं, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। यदि आप वहां पर थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंस दिखाते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप यह मानकर चलिए कि वो आपके लिए फायदेमंद हो जाता है और आप कोर्ट से निर्णय को अपने पक्ष में करवा सकते हैं, कोर्ट से निर्णय को अपने पक्ष में करवा सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि बहस करने के दौरान इन सारे चीजों को, ठीक है, इन सारी चीजों को पहले डिड्यूस कर लाइए। आप डिफेंस लॉयर है तो डिड्यूस कर लाइए कि यह घटना तो हुई नहीं है, और जो सारे एविडेंस हैं वो सारे एविडेंस जो है वो क्या है, वो एविडेंस जो है वो सही नहीं है, और जो कोर्ट के पैमाने पर खरा उतरना चाहिए, कानून के पैमाने पर खरा उतरना चाहिए, उसमें वो खराबी नहीं उतर रहे हैं। तो टीआई परेड को इन लोगों ने इस ढंग से किनारा कर दिया, और मेमो ऑफ द सीजर नहीं होने के चलते वह एविडेंस भी खत्म कर दिया, सीजर का जो एविडेंस था उसको खत्म कर दिया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, डिडक्टिव रीजनिंग लगाया, और पूरे क्राइम को इन लोगों ने, पूरी घटना को इन लोगों ने 0 पर लाकर खत्म कर दिया। तो अब यहाँ पर तो रिहाई के अलावा तो कुछ था ही नहीं, इस ढंग से रिहाई हुई। तो आप देखिए कि आर्गुमेंट का कितना ज्यादा महत्व है, आर्गुमेंट जो है उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किस ढंग से आप निर्णय को अपने पक्ष में कर सकते हैं। आप ये देखते होंगे, सुने होंगे कि वह लॉयर बहुत बड़े हैं, ठीक है ना, जैसे राम जेठमलानी का नाम मैं बार बार चूंकि क्रिमिनल केस की बात करता हूँ तो लेता हूँ, तो राम जेठमलानी बहुत बड़े लॉयर थे, बहुत सारे निर्णय
उन्होंने अपने क्लाइंट के पक्ष में करवाए, और भी बहुत सारे नामी क्रिमिनल लॉयर रहे हैं। अभी विकास सिंह भी बहुत नामी क्रिमिनल लॉयर हैं, लेकिन मैं रामजी ठमलानी की ही बात करता हूँ। तो रामजी ठमलानी करते क्या थे? रामजी ठमलानी करते क्या थे? सिर्फ जो एविडेंस था, ठीक है ना, उसको तो रूट से ही खत्म कर दिए अपना डिटेक्टिव रीजनिंग लगाकर। और जब वो एविडेंस को ही खत्म कर दिए, तब ऐसी स्थिति में क्या हुआ? तब तो रिहाई हो ही है ना, होनी है ना। तो नामी लॉयर फिर वहीं पर होता है। नामी लॉयर जो है वह वहीं पर होता है कि वह किस ढंग से चीजों को पुट करता है। फैक्ट्स आप भी पुट कर रहे हैं, वही एविडेंस आपके सामने भी है, लेकिन आप एविडेंस को कैसे एड्यूस कर रहे हैं, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वहां पर ही रीजनिंग की आवश्यकता होती है। और मैं आप लोगों को कल भी बतलाया था कि आप जब भी बहस करते हैं तो ये जान लीजिए कि सिर्फ लॉ पॉइंट ही नहीं है, बहुत सारी चीजें जिसको आपको सामने रख कर काम करना होता है, और बहुत सारी चीजें जो सपोर्टिव होती हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं बॉम्बे हाई कोर्ट के एक निर्णय पर। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक निर्णय जो पॉक्सो एक्ट में था, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। ये जनार्दन पांडुरंग कापसे जो अपलेंट था, और वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसके ऊपर जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि इसके ऊपर आरोप था कि 5 साल की बच्ची का मोलेस्टेशन किया, बलात्कार किया, और उसकी मां ने केस कर दिया। अब इसके थोड़े फैक्ट्स को पहले आप समझ लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। जहां पर ये लोग, जहां पर ये बच्ची रहती थी, वह बच्ची की माँ जो है वह कुक का काम करती थी। लोअर इकोनॉमिक स्ट्राटा के लोग थे, तो वहां पर वह कुक का काम करती थी, और वह 4th फ्लोर पर रहती थी, और भी बहुत सारे टेनेंट थे 4th फ्लोर पर। और एक जो आरोपी था वह 5th फ्लोर पर रहता था। ठीक है, और वह 2 बच्चों का बाप था और है, और वह अपनी पत्नी 2 बच्चों के साथ वहां पर रहता था। ये दोनों नीचे ऊपर रहते थे, मतलब कि एक ही बिल्डिंग में ये लोग रहते थे। ये घटना घटी जो कि FIR जो किया गया 12 नवंबर दोपहर 12 बजे की घटना बतलाई गई इसमें। ठीक है, जिसमें उसकी मां ने आरोप लगाया कि 12 नवंबर को जो है वह मेरी बेटी ऊपर खेलने गई अपने अपने मित्रों के साथ, बच्चियों के साथ, जहां पर वह व्यक्ति जो जनार्दन पांडुरंग कापसे है, वह उसकी बेटी को टॉफी देख के बहाने फुसलाकर घर के अंदर ले गया, और घर के अंदर ले जाकर उसके साथ और बाकी दोस्तों को भगा दिया, और इसके साथ उसने बलात्कार किया। 12 बजे दिन की घटना है। और यह सारा बयान हो गया, 164 का भी बयान हुआ, सारा कुछ करके केस में उनको इसको व्यक्ति को 7 साल की सजा हो गई। सजा भी जो हुई, एक तो बलात्कार की सजा 7 साल की हुई, दूसरी सजा फिर 3 साल की सजा हुई 354 में, जो कि छेड़छाड़ मोलेस्टेशन वगैरह का जो आरोप है उसके लिए हुई, और तीसरी फिर सजा हुई, सब 7 साल की सजा हुई। सब रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, या जान लीजिए सेक्शन 4 and 8 ऑफ द पॉक्सो एक्ट में। ठीक है ना, 4 तो पेनेट्रेटिव जो क्राइम है उसकी बात करता है, और 8 जो है वो माइनर के साथ करता है। ठीक है ना, छोटी बच्ची के साथ जब करता है, तो यह दोनों में इसे सजा हो गई। तो कुल मिलाकर इसे 17 साल की सजा हो गई। अब यह मामला चला गया हाई कोर्ट में। मामला गया हाई कोर्ट ने पूरे एविडेंस को, जितने एविडेंस को दिए गए थे, और जो गवाही, जो डिपोजिशन था उसको फिर से उसने खंगालना शुरू किया। यहाँ पर वकील ने जो दलील दी, उसकी बात मैं करूंगा, कैसे बहस किया उसने। तो जो उसने दलील दी थी, जो उसने बहस किया, उसमें पहली चीज तो यह थी कि FIR जो था वो 16 तारीख का था। मतलब 12 तारीख को घटना घटी, 12 को घटना घटी, और FIR जो था वो 16 तारीख को किया गया, मतलब 3 दिन के बाद FIR किया गया। दूसरा चीज उसने ये कहा, पहला तो जो था वो इसने डिड्यूस कर यहाँ पर लाया कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर कुछ फैब्रिकेशन है, कुछ ना कुछ इन लोगों, ये लोग फैब्रिकेट कर रहे थे, और फैब्रिकेट कर ये लोग यहाँ पर केस को फाइल किए थे। दूसरी चीज, उसकी माँ ने यह बताया कि उसकी बेटी के साथ जब यह घटना घटी, ठीक है ना, तो वह बेटी उसको बताई कि उसके लोअर पोर्ट में, प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है,
और वह यह भी बतलाई कि लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई। वह उसने उसकी माँ ने कोर्ट को बतलाया और पुलिस को भी ये बतलाया कि जब वो पेशाब की तो उसमें लाल जैसा कुछ खून जैसा आया। एक तो है कि दर्द, पेट में दर्द, और दूसरा है कि अपने लोअर पार्ट, प्राइवेट पार्ट में दर्द की बात हुआ की। और लेकिन वह डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई और नहीं थाने में गई। दूसरा पॉइंट आप देखें जिसको कि हाई कोर्ट में उठाया गया वहां के लॉयर के द्वारा कि उसको लेकर ना हो तो वह थाने गई और ना डॉक्टर के पास गई, बल्कि और मोहल्लों वालों का बताने लगी कि इस मेरे पड़ोसी ने, जो मेरे बिल्डिंग में कोर्टिनेंट है, उसने यह घटना की। अब जब एफआईआर हो गया तब बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिया उसमें कहीं भी ब्राइसेस की बात नहीं कही गई, कहीं पर कुछ कोई भी चीज की बात नहीं कही गई कि उसके कहीं पर छिलाया हुआ है प्राइवेट पार्ट में, प्राइवेट पार्ट डैमेज हुआ है, प्राइवेट पार्ट को टच किया गया, कुछ भी वह डॉक्टर के रिपोर्ट में नहीं आया। 3 चीजें थी। चौथी चीज जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना, ये सभी सारे इंपॉर्टेंट है, मैं सब पर आ रहा हूं अभी। और चौथी चीज जो कही गई कोर्ट में, जो बोला गया कि सारी गवाही जो थी, 5 साल की बच्ची है जिसने अपनी गवाही दी है, वह गवाही बच्ची की तरफ से मां दे रही थी, ठीक है ना, बच्ची की तरफ से मां दे रही थी। और बच्ची यह बोली कोर्ट में कि मां ने जो मुझे सिखाया वो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, ठीक है ना, माँ ने जो मुझे सिखाया वो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। और उसने यह भी आया उसमें 164 के बयान में कि सारा बयान जो था वह बच्ची की तरफ से माँ लिखवा रही थी। और बच्ची ने यह कहा, एक जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया तो मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी, जिसको कि इग्नोर कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। अब जो 5वां पॉइंट जो यहाँ पर वकील जो लाया हुआ था कि बच्ची की माँ ने यह कहा कि बच्ची 8 बजे स्कूल जाती है, मैं काम पर निकल जाती हूँ, 11 बजे आती है और 11 से लेकर लगातार शाम तक खेलती है एक लीलाबाई के घर में जो उसके बगल में रहती है 4th फ्लोर। जो जो गवाही दे रहे थे डिफेंस की तरफ से, उन्होंने कहा कि बच्ची जो है वह पूरे 11 से 5 तक लगातार लीलावती के घर पर थी और इस बात को जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया तो वो क्लियर भी हो गया। लेकिन इन सारे चीजों के बावजूद भी लोअर कोर्ट ने बिना कोई जुडिशियल माइंड को अप्लाई किए हुए उसे सजा सुना दी गई, ठीक है ना। वो व्यक्ति हाई कोर्ट ने कहा है कि निर्दोष है और उसे सजा सुना दी गई। अब इसको कैसे डिड्यूस करके डिडक्टिव रीजनिंग पर लाया गया, ठीक है ना, वहां पर कैसे वकील ने कहा चीजों को सामने लाया। पहला उसने कहा एफआईआर की बात कही, तो एफआईआर को 12 तारीख के बदले 16 तारीख को किया गया। आप जब बहस करें ऐसे किसी कोर्ट में किसी केस में तो आप इस बात को ध्यान रखें कि एफआईआर ऐसे केस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि वो एविडेंस का पार्ट नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इस चीज को जान लीजिए केस के मैटर पर, ठीक है। उसको हम कोरोबोरेटिव एविडेंस के रूप में फिर यूज कर सकते हैं। तो 16 तारीख को किया गया, तो 4 दिन तक क्या कर रही थी, पहला क्वेश्चन ये था जिसका कोई जवाब प्रोसिक्यूशन के पास नहीं था। दूसरा जो लॉयर ने कहा कि जब बच्ची ये कंप्लेन की कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसके लोअर प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है और उसके पेशाब से कुछ लाल जैसा तत्व आ रहा है जो कि कहा कि वो खून हो सकता था, तो डॉक्टर के पास लेकर माँ क्यों नहीं गई। इसका मतलब है कि वैसी कोई घटना घटी नहीं थी, क्योंकि यदि कोई घटना वैसी घटी होती तो माँ अवश्य चिंतित होती और सबसे पहला काम करती डॉक्टर के पास लेकर जाती, सबसे पहला काम करती कि वो डॉक्टर के पास लेकर जाती। वो डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई, बल्कि वो अगल बगल के लोगों को, पड़ोस के लोगों को ये घटना की जानकारी दे रही थी। तो यहाँ पर बोला है कि चूंकि डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर गई और एफआईआर भी उसने दर्ज नहीं कराया, ठीक है। अब तीसरी चीज पर उन लोगों ने जो फोकस किया, ठीक है ना, तीसरी चीज पर उन लोगों ने जो फोकस किया कि लड़की की जो गवाही थी वो लड़की नहीं दी थी, बल्कि लड़की की माँ जो थी वो सारा चीज लिखा रही थी। और लड़की ने अपने एविडेंस में, अपने डिपोजिशन में कहा है कि मुझे जो सिखाया गया वो मैं कोर्ट में बोल रही थी, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन है कि यदि बच्चे को ट्यूटर करके लाया जाता है तो उसकी गवाही को कोरोबोरेटिव एविडेंस के साथ मैच करा कर देखना चाहिए। इस चीज को ही वहां वकील ने सामने लाया।
कि बच्ची की माँ जो बोल रही है और जो बच्ची जो बोल रही है उसमें डिस्क्रिपेंसी है। दूसरी चीज कि पूरा जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है, वो भी उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या डिपेंड किया जा सकता है इन सारी चीजों पर। चौथा, इन लोगों ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। 4 दिनों के बाद यदि मेडिकल रिपोर्ट हुआ, तो यदि वह सेक्सुअल पेनिट्रेशन होगा, तो ऐसी स्थिति में उसका और वह छोटी बच्ची का जब वह के प्राइवेट पार्ट में पेनिट्रेशन होगा, तो वह कहीं ना कहीं ब्राइजेज होंगे और कहीं ना कहीं उसके एविडेंस होंगे। लेकिन ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था, कहीं कोई टीयर नहीं था, कहीं पर कोई ब्राइजेज नहीं थे, कुछ भी नहीं था। बल्कि यह कहा गया अपने उस रिपोर्ट में, मेडिकल रिपोर्ट में, कि कहीं पर कोई छेड़छाड़ की ही नहीं गई थी उसे किसी प्राइवेट पार्ट के साथ। तो मेडिकल रिपोर्ट को भी सामने लाया गया। अब यह बात आई कि केस को किया क्यों गया है, कोर्ट ने यह पूछा, तो फिर ये केस क्यों किया गया, यह बात सामने आएगी। तो डिफेंस लॉयर ने यह बतलाया, ठीक है, कि दोनों के बीच में विवाद चल रहा था, चूंकि जो आरोपी हैं वो अपर फ्लोर पर रहते थे और उनके बाथरूम से पानी जो इनके यहाँ टपकता था, परकोलेट करता था, जिससे कि चलते इनको परेशानी थी। और यह लगातार इस बात का कंप्लेन कर रही थी, लेकिन वह अपलेंट जो थे वह हीट पे नहीं कर रहे थे, अपलेंट जो थे वह हीट पे नहीं कर रहे थे। तो जिसके चलते इसने फंसाने के लिए, सबक सिखाने के लिए केस कर दिया और एक केस में सजा हो गई। तो अब यहाँ पर देखिए, पूरे रीजनिंग को लगाकर, पूरे डिडक्टिव रीजनिंग को लगाकर ये पूरे केस को कहाँ पहुंचा दिया गया, ये पूरे केस को 0 पर पहुंचा दिया गया। ठीक है ना, पूरा जो था, जितना भी आरोप लगाए गए थे, वो सारे आरोप कहाँ चले आए, 0 पर चले आए। और जब आरोप ही 0 पर चला आया और जब कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में क्या सजा को बहाल रखा जा सकता है क्या? सजा बहाल नहीं हो सकती है। यहाँ पर ये किसके द्वारा किया गया और कैसे किया गया? ये रीजनिंग का इस्तेमाल किसने किया? लॉयर ने किया। तो वही मैं आप लोगों को बतला रहा हूं कि आप जब भी बहस करें, ठीक है, तो अपने इस लॉजिक का इस्तेमाल जरूर करें। दूसरी बात मैंने आप लोगों को एक भी बतलाई थी कि एनालॉगस रीजनिंग की जब हम बात करते हैं इस बहस के दौरान, तो बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें सिमिलर केस में सजा हो जाती है, लेकिन सिमिलर केस में कुछ एविडेंस निकाल कर लाए जाते हैं जिससे कि बचाया जा सकता है क्लाइंट को। यहाँ पर जब एनालॉगस रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली जो एकदम साथ साथ जो चल रहा है चीज, उससे निकाल कर अलग करना है चीजों को। तो यहाँ पर जिस केस की मैं बात अभी कर रहा हूँ पॉक्सो एक्ट में, ऐसे पॉक्सो एक्ट में यदि इस चीज को सामने नहीं लाया जाता तो निश्चित रूप से सजा हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को बहाल कर देता यदि आप उस चीज को अपने बहस में सामने नहीं लाते। तो यहाँ पर आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। और मैं आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं एनालॉगस रीजनिंग की, तो वहां पर हम रेफर करते हैं, साइटेशन देते हैं केस का, ठीक है ना, साइटेशन देते हैं केस का। क्योंकि जब कंफ्यूजन हो किसी चीज में, जब एविडेंस के आधार पर कंफ्यूजन हो, फैक्ट्स के आधार पर कंफ्यूजन हो, तब हम सिमिलर जजमेंट को निकालते हैं, ठीक है ना। सिमिलर जजमेंट का मतलब सेम केस में इसी तरह के जजमेंट को, इसी ढंग के सिचुएशन पर जो केस में उसके जजमेंट को निकालते हैं और उस जजमेंट को हम पुट करते हैं, जिसके चलते कोर्ट को भी आसानी हो जाती है कि वो कोई भी जब निर्णय दे तो कैसे दे, और आपको भी आसानी हो जाती है कि आप किस ढंग से चीजों को पुट करें वहां पर। तो आप इस चीज को ध्यान रखें जब भी आप बहस कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को जनरल मैनेजमेंट के बारे में बतलाया था, इसमें प्रिपरेशन है, फैक्चुअल सीक्वेंस है और फिर एविडेंस है, सर्कमस्टांशियल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात मैंने कही थी। फिर मैंने कहा था बिहेवियरल मैनेजमेंट की बात कही, तो लीगल नॉर्म्स की बात कही थी। कल का वीडियो आप लोग देखेंगे तो अच्छे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने सिक्वेंशियल मैनेजमेंट की बात कही थी, इसमें किस सीक्वेंस पर आपको क्या बहस करना है और कहाँ पर बहस करना है। और अंत में जो मैं आज आप लोगों को बतलाया कि कैसे डिडक्टिव रीजनिंग लगाएंगे, ऐसे कल भी मैंने आप लोगों को थोड़ा बतलाया था, लेकिन आज जजमेंट के द्वारा मैंने उसको क्लियर करने की कोशिश की है कि कैसे जब आप आर्गुमेंट करेंगे तो डिडक्टिव रीजनिंग कैसे लगाएंगे और आप एनालॉगस रीजनिंग कैसे लगाएंगे केस को साइट कर, ठीक है ना, साइटेशन ऑफ केस के द्वारा आप कैसे रीजनिंग को लगाएंगे जिससे कि आप अपने क्लाइंट को बचा सकें, और इस ढंग से क्लाइंट को बचाया जा सकता है। वकील का रोल
बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने राम जेठमलानी की बात कही थी, मैंने और कुछ नामी लॉयर्स की बात की कि वो बड़े लॉयर इसीलिए हैं क्योंकि वो इस रीजनिंग के द्वारा बहस करते हैं, और बड़े लॉयर इसलिए क्योंकि वो रीजनिंग लगाते हैं अपने बहस में। वह पूरे एविडेंस को निगेट करते हुए जो घटना घटी है उसको जीरो पर पहुंचा देते हैं और अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने में सक्षम रहते हैं।